नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि व्यस्तता के चलते बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। शुरू में पॉडकास्ट सिर्फ दिल्ली के हमारे लीडर्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर जब एक कारवां बढ़ता गया तब दूसरे राज्यों के दोस्तों से भी गुफ्तगू का मन बनाना पड़ा। दोस्तों, अनकही अनफिल्टर्ड को अब हमने एक नया नाम दिया है, कैंडिड विद शालीन। कैंडिड का तर्जुमा हुआ सरल और स्पष्ट और मेरा नाम हुआ शालीन। इस बार सीरीज को वापस शुरू करने की वजह बना आपसे किया गया एक वादा, वो कहानी जो आपके सामने लानी ज़रूरी थी। चलिए फिर आपको आज के हमारे अतिथि से रूबरू करवा दिया जाए। यह पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमएससी पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करके भारत आए इस युवक ने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एनर्जी विज्ञान विभाग में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे इस युवक ने राजनीति की ओर रुख कर लिया। हाल ही में संसद के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पर अपने तर्कों और सुझाव से सब तरफ वाहवाही बटोरने वाले इस युवा सांसद का नाम है संदीप पाठक। संगठन के इस सैनिक की कभी ऐसी तस्वीर वायरल होती है जिसमें यह मंच से बहुत दूर जनता के बीच उनका मिजाज जानने समझने के लिए बारिश में भीगा मिलता है, तो कभी संसद में अपनी डिग्री को असली बताते हुए सत्ताधीश पार्टी के मुखिया पर आक्रामक तंज कसता है। आइए मिलते हैं सरल स्वभाव इस शख्सियत से जिसने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है राजनीति के प्रति युवाओं की उम्मीद को जिंदा रखने की। आइए मिलते हैं माननीय सांसद संदीप पाठक जी से। संदीप भाई, शायद किसी के लिए भी मुझे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी आपके लिए करनी पड़ी, लेकिन फाइनली आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस के लिए। पेशेंस, काबिल तारीफ़ तो आपके पेशेंस की है कि आप परसू किए। शुरू से शुरू करेंगे। ऐसा पढ़ने में आता है, विकिपीडिया पे आपका प्रोफाइल कहता है कि किसान परिवार से आप हैं। थोड़ा बताएं, परिवार में कौन है, पिताजी का क्या पेशा था, कैसे बचपन कैसे बीता? बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में एक बटहा करके छोटा सा गांव है, हैमलेट है, वहाँ पे अभी भी मेरे पेरेंट्स रहते हैं। हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, काम है, वो खेती किसानी है। हालांकि पर्याप्त खेती किसानी है, तो पापा जी खेती कराते हैं, उसी से जो सोर्स ऑफ इनकम है उसी पे बेसिस है। दोनों काफ़ी एजुकेटेड है। मदर भी मेरी एजुकेटेड है, फादर भी अच्छे एजुकेटेड है, और पूरा परिवार एजुकेटेड ही है। खेती किसानी में आपको पता ही है कि क्या परिस्थितियाँ रहती है। आपके पास जो मर्जी जितनी भी खेती हो जाए, कितने भी एकड़ ज़मीन हो जाए, जैसे भी रहो, अंत पंत में किसान की परिस्थिति इस देश में किसी से छुपी नहीं है। आप मिडिल क्लास से ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। तो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में थे। 5वीं तक की पढ़ाई मैंने उसी गांव में बटहा में ही किया। तो एक छोटा सा स्कूल है, अभी भी वो स्कूल है, और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है। तो जब बारिश हो जाती थी तो छुट्टी हो जाती थी, और बच्चे ज़्यादा आ जाते थे क्लास में, तो आधे लोग पीपल के नीचे बैठ के स्कूल पढ़ते थे, आधे लोग स्कूल के अंदर। तो ऐसे स्कूल था। लेकिन तो हमारे वो जो गुरुजी थे वो लोग काफ़ी अच्छे थे। 5वीं के बाद ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड थे, क्वालिफाइड थे, तो वो मुझे पढ़ाना चाहते थे। तो वहाँ से मुझे वो बिलासपुर भेज दिए। बिलासपुर एक शहर है छत्तीसगढ़ में। तो 9.5 साल की उम्र में मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर, गांव को छोड़कर, फिर बिलासपुर आ गया, अपनी बुआ के पास रहने लगा। और फिर मेरी बुआ और फूफा जी ने ही मुझे 9.5 साल से लेकर आगे तक की सारी मेरी पढ़ाई, रहन सहन, सब कुछ एक तरीके से वो मेरे माता पिता के तुल्य ही थे। तो फिर मैंने आगे की पूरी जर्नी बिलासपुर से की। बिलासपुर से करने के बाद आगे फिर मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद से पुणे गया, पुणे से फिर आगे की पढ़ाई के लिए फिर कैम्ब्रिज में पीएचडी की, फिर ऑक्सफोर्ड में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया, फिर कैम्ब्रिज में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया, फिर मैं एमआईटी चला गया, वहाँ से आकर आईआईटी में प्रोफेसर बन गया। तो स्कूलिंग में आपके सरस्वती शिशु मंदिर में आपने शुरुआती पढ़ाई की? तो 5वीं तक तो मैंने गांव में पढ़ा। गांव में पढ़ने के बाद मैं बिलासपुर आया। बिलासपुर में सरस्वती शिशु मंदिर या और किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला नहीं, क्योंकि मैं गांव से आया था, मेरी हिंदी भी टूटी फूटी थी। तो फिर 11th और 12th की पढ़ाई, 11th में मुझे एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर में मिल गया। 11th-12th मैंने सरस्वती शिशु मंदिर, मेरे बाकी के कजिन्स जो थे वो शुरू से ही सरस्वती शिशु मंदिर में। तो ये माना जाता है कि सरस्वती शिशु मंदिर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक तरह से जी विद्यार्थियों के लिए बनाया गया स्कूल है। जी कैसा कल्चर था वहाँ, क्या पढ़ाई होती थी? जी। क्या वो सामान्य पढ़ाई होती है या उसमें कुछ आरएसएस की छाप दिखती है पढ़ाई में भी? वेल, जहाँ मैं पढ़ा वहाँ तो पढ़ाई ही होती थी, और देश प्रेम और देशभक्ति की बातें बताई जाती थी, और वो देश के हर नागरिक में होनी भी चाहिए। आपको स्कॉलरशिप मिली? कैसे पहुँचे कैम्ब्रिज तक? क्योंकि आसान सफ़र नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग
आईआईटी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कैम्ब्रिज तक पहुंचना भी मुश्किल है। कैसा सफ़र था, कैसे तय किया, कोई स्कॉलरशिप मिली या कैसे हुआ सब? स्कॉलरशिप मिली थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, काफ़ी लंबी भी है जर्नी। और मैं एट द आउटसेट बता दूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट था भी नहीं, पर मैं मेहनती था, जुझारू था। मतलब अगर एक बार ठान लिया ये करना है, मतलब जितनी भी बुद्धि भगवान ने दी है उस सब का उपयोग करके मैं लगा रहता था। तो पढ़ाई करते करते हैदराबाद में है एक सीपेट, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई की थोड़े दिन तक। उसके बाद एक आईआईसीटी है, इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ पर रिसर्च कर रहा था। वहाँ रिसर्च करने के बाद फिर एक एनसीएल है पूना में, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, यहाँ पर मैं एडवांस्ड पॉलीमर साइंस जो होता है उस पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ रिसर्च करके मेरे कुछ पेपर पब्लिश हुए और उस पेपर के साथ प्लस वो जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किए थे उसके साथ फिर बाकी की डिग्रीज जो भी एक्वायर किए थे तब तक, फिर मैंने अप्लाई की पूरी कंट्री में। बाकी वो IELTS और जितने भी एग्ज़ाम्स आप देते हो, टोफेल, IELTS, एमका ढिमका, सब सारा एग्ज़ाम दे के फिर अप्लाई करना शुरू किए। तो कई सारी कंट्रीज़ में हो गया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से भी कई यूनिवर्सिटी से थे, यूएस से भी थे, बाकी जगह के भी थे। मैंने चूज़ किया फिर कैम्ब्रिज। और ऑब्वियसली मैं मिडिल क्लास परिवार से आता था, मेरे लिए सेल्फ फंड करके जाना तो असंभव सी बात थी। मुझे स्कॉलरशिप मिला और बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिला। बोइंग जो एजेंसी, आपको पता होगा, बोइंग जो हवाई जहाज़ बनाती है, उनकी एक उनका एक प्रोजेक्ट था अच्छा। कैम्ब्रिज में, उसमें सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप था तब, एंड मैं फॉर्चुनेट था, मुझे वो स्कॉलरशिप मिला। इसमें सारे ट्यूशन फीस कवर किए, प्लस आपको आपके बाकी के खर्चे के लिए स्कॉलरशिप भी, मंथली स्टाइफंड जो होता है वो भी मिला। तो फिर मैं जा सका कैम्ब्रिज। तो वहाँ पे भी कुछ काम किया या गुजारा चल जाता था? नहीं नहीं, आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड। सो बहुत सारे अलग अलग स्कॉलरशिप्स थे, मुझे ये पता नहीं था। बाद में आई रियलाइज कि आई वॉज द हाईएस्ट पेड स्कॉलर अमंग माई ऑल फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा था वो। तो भारत कब लौटना हुआ? फिर एक चीज़ ये तय था, जिस दिन मैं अपनी लाइफ में पहली बार फ़्लाइट में उसी दिन बैठा जब मैं कैम्ब्रिज जा रहा था। तो लंदन के लिए जो फ़्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज़, तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यार मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरे लिए तो काफ़ी ड्रामेटिक जर्नी थी, गांव से आना, फिर ये पूरी लंबी जर्नी, ड्रामेटिक जर्नी थी। मैं सोच रहा था कि कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे, कुछ कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में उस दिन से क्लियर था कि मुझे इंडिया वापस आना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे इंडिया वापस आना है। आके क्या करूँगा उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी, बट मुझे इंडिया आना है ये पता था। तो जाते जाते ही मैंने ये तय कर लिया था फ़्लाइट में। मुझे आज भी याद है कि मैं किस सीट के कहाँ पे बैठा था, मैं क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया वापस आऊँगा। तो जब मैं गया तो ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। तो मैं अपने दोस्तों को कहता था, सारे पूछते थे कि तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। दोस्तों में जो बात होती है ना, तो सारे के प्लान रहते थे कि यार मैं इसके बाद यहाँ जाऊँगा, मैं हार्वर्ड जाऊँगा, मैं स्टैनफोर्ड में ये करूँगा, मैं कैलटेक में ये करूँगा। मैं बोला मैं भी करूँगा ये सब, लेकिन अंत में मुझे इंडिया जाना है। तो सारे हंसते थे। इनफैक्ट मेरे लैब में एक हमारे सीनियर होते थे, हरी बाबू, प्रोफेसर डेविड कार्डवेल के साथ काम करते थे, और हरी बाबू इंडियन थे वो भी। उनको मैंने जब बोला कि मैं इंडिया वापस जाऊंगा, तो वो हंसने लगे, ही स्टार्टेड लाफिंग। और वो बोले कि देखो, पहले 2-3 महीने सारे ऐसे ही बोलते हैं, खाने की याद आती है, मम्मी की याद आती है, तो सारे कहते हैं कि इंडिया जाना है जाना है। जैसे ही तुमको यहाँ की हैबिट लगेगी, फिर तुम बोलोगे यार इंडिया क्या ज़रूरत है, यहीं से देश सेवा हो जाएगा। फिर कोई जाता नहीं है। सो आई टोल्ड हिम दैट डे, मैं तो जाऊँगा। सो इट कितने वॉज साल वेरी रहे आप क्लियर। पूरा मैं लंदन में? लगभग टोटल पुट टुगेदर 9.5-10 साल के आसपास में रहा। काफ़ी लंबा समय। हाँ, जिसमें कि 1 साल, फिर लास्ट का 1 साल मैं MIT में था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बॉस्टन में है, वहाँ पे US में, वहाँ पे था। और 9.5-10 साल हो गया था, काफ़ी लंबा समय। तो वहाँ काम भी किया आपने या सिर्फ रिसर्च पे ही? नहीं, सारा रिसर्च। आई वॉज अ साइंटिस्ट। पहले PhD की, PhD से डिग्री मिली कैम्ब्रिज में। उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया, पहला, दूसरा, तीसरा करते गया। तो सिर्फ रिसर्च किया मैं। आई वॉज साइंटिस्ट। मेरे काफ़ी अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन हैं। वो तो अब मैं इस फील्ड पे आ गया, अदरवाइज़ अभी भी गूगल स्कॉलर होता है। अब गूगल में एक सेक्शन होता है गूगल स्कॉलर, जिसमें जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनके आप चेक कर सकते हैं। तो कभी कभी मुझे नॉस्टैल्जिया होती है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने क्या काम किया था। तो मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स भी है। अच्छा, हाँ, किस क्षेत्र में पेटेंट्स हैं? तो एक सोलर टेक्नोलॉजी में एक नया टेक्नोलॉजी आया, पेरोस्काइट बोल के।
और इंटरेस्टिंगली इसकी जो डिस्कवरी हुई वो मेरे सुपरवाइज़र के लैब में ही हुई, हमारे ही लैब में हुई। अच्छा। तो तब मैं एक क्लैरेंडन लैब है ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पे मैं काम करता था प्रोफेसर हेनरी स्नेथ के साथ। तो हेनरी के लैब में काम करते करते मेरे एक दो और कलीग थे, तो उसी लैब पे हमने वो डिस्कवरी की थी पेरोस्काइट सोलर सेल की। अभी उसकी काफ़ी काफ़ी मतलब बूम है, उस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस पे कई सारे पेटेंट्स है, प्लस डाई सेंसिटाइज सोलर सेल होता है, उस पे पेटेंट्स हैं। तो संदीप भाई, यदि हम एक चेकलिस्ट बनाएं, मान लीजिए कि आप आज जो छात्र हैं, एस्पायर करते हैं कैम्ब्रिज में पढ़ने का, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का, या आप तक पहुंचना चाहते हैं, जिस जिस मुकाम तक आप पहुंचे वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो अपने लिए एक एक रास्ता बनाएं, तो कैसे बनाएं? अब आप ये सोचो कि मेरे जैसा आदमी गांव से उठ के स्ट्रगल मार के फाइट मार के यहाँ पहुँच सकता है। बड़ी बात है। मतलब कोई बहुत गाइडेंस नहीं थी कि कोई हमें गाइड करता, कोई बताता नहीं, बस खुद से ही हाथ पैर मारते गए। आज के ज़माने में बच्चों के पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट, वहाँ मोबाइल पे सारी दुनिया छोटी हुई पड़ी है अभी। तो अब तो सब कुछ संभव है। लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें जहाँ पे अभी भी जब मेरे से कोई मिलने आते हैं, पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ, हाँ, यू शुड ट्राई। जैसे विदेश जाना है तो मैं बोला डेफ़िनेटली यू शुड गो, ट्राई करो, पढ़ो। तो सारे कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी, तो मैं कहता हूँ कि यार ये छोटी यूनिवर्सिटी में क्यों कर रहे हो? हार्वर्ड ट्राई करो ना, एमआईटी करो, कैम्ब्रिज करो, ऑक्सफोर्ड करो। लोग प्लान नहीं करते और उनको लगता है कि होगा नहीं। तो एम्बिशियस होना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ जो है एम्बिशियस होना पड़ेगा। ठीक है। और एक बारी अगर आप एम्बिशियस हो गए तो ऑब्वियसली उसको आप प्लान बनाना पड़ेगा उसको। तो बहुत सारे लोग तो अप्लाई ही नहीं करते। मैं बताऊँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं कैम्ब्रिज का फॉर्म भर रहा था तब मैं एनसीएल में था, पूना में। तो हम लोग चाय पीने जाते थे लैब से, बीच में टी ब्रेक जो होता था, तो मेरे साथ कई सारे फ्रेंड्स थे। तो मैं बोला सबको, यार आज ना मैं कैम्ब्रिज का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। उस समय कुछ फ्यू थाउजेंड्स ऐसे थे उसके फी फॉर्म वॉर्म। तो मेरे साथ में जितने थे बोलते, अरे यार क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे कुछ हज़ार भी चले जाएंगे, कुछ होना भी नहीं है, यहाँ कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैं बोला यार करते हैं ना, ट्राई करते हैं, फीस है ठीक है, देखा जाएगा। तो ऐसे शुरुआत होती है कि जब आपके चैलेंजेस, वहीं पहला स्टेप ही है कि आपको सोचना है, आपको एम्बिशियस होना है, आपको ट्राई करना है। जब हमारे जैसे लोग जहाँ पे अप्लाई करने में फ़ीस को सोचने के लिए कई बारी पड़ जाए, वैसी परिस्थिति में जब हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आज के बच्चों के पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। मेरा ख्याल है कि एम्बिशियस होना ज़रूरी है और लगे रहना ज़रूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, अगर उसमें नहीं होता है तो उससे आस-पास के कहीं न कहीं तो यू विल गेट इट। तो भारत आने के बाद आपका सीधा आईआईटी में आपने अप्लाई किया, या कुछ और रिसर्च वगैरह किया? नहीं, कैसे रहा? आईआईटी में ही अप्लाई किया। आईआईटी में अप्लाई किया था, आईआईएससी बैंगलोर में अप्लाई किया था और आईआईटी बॉम्बे में किया था, लेकिन मुझे आना दिल्ली था। ऐसा क्यों? ये तय था कि मुझे दिल्ली आईआईटी में ही आना है। मैं उसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ। मेरे मन में ये तो था कि मुझे इंडिया जाना है और कहीं न कहीं ये भी मुझे पता था कि मुझे राजनीति में जाना है, अच्छा, उस बहुत समय? पहले से। बहुत पहले से, आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर कब ये आया, कैसे किंक हुआ, बट बहुत समय से जब भी मैं देखता था, तो मुझे मन में आता था कि यार मेरे गाँव में ये करना है, मैं इसको ऐसा कर लूँ, इस चीज़ को ऐसे सुधार लूँ। रेलवेज़ को देख के मुझे बड़ा वो लगता था कि रेलवे को देखता था, तो मुझे लगता था कि यार ये पूरे रेलवे सिस्टम को ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट को वैसे क्यों नहीं कर सकते, एजुकेशन को। तो मेरे अंदर वो जो एक थी कि मैं चिंगारी अपने थी। देश के लिए कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं। और जब मैं इंग्लैंड में रहा इतने साल, तो जब मैं अपने घर से लैब तक जाता था चलते-चलते, वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, रोज़ मन में यही आते रहता था कि यार इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, उसको वैसे क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और हो सकता है शहर के बच्चे इसको उनके लिए अजीब-सा बात लगे कि ऐसे कोई कैसे सोच सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे गाँव से आया था जहाँ पे हमने सारी परिस्थितियाँ देखी हुई थी। तो ऐसी ही परिस्थितियों से जब आप निकल कर आते हो तो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट होता है इन सब चीज़ों का। पर ये नहीं पता था किस पार्टी में जाएँ, कैसे जाएँ। मेरे फादर और मेरे छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। उस अच्छा। समय 2 ही पार्टी थी, ऑब्वियसली कांग्रेस कांग्रेस, थी भाजपा। और भाजपा थी। तो भाजपा से जुड़े हुए थे। धीरे-धीरे ये मुझे होने लगा कि राजनीति में तो जाना है, लेकिन जब भी मैं अपने घर में या किसी से कहता था कि यार मैं राजनीति में चले जाऊँ ऐसे लग रहा है, तो सारे ये डाँटते थे, कहते थे कि यार
तू पागल हो गया है। इतनी मुश्किल से तो तुम कहाँ गांव से उठ के कैम्ब्रिज आए, ऑक्सफोर्ड आए, अब तुमको नौकरी मिल रही है। कई जगह से मुझे अच्छी अच्छी नौकरियों की ऑफर थी यूनिवर्सिटी से। अच्छी नौकरी मिल रही है, नौकरी लो, सेटल हो और एंजॉय करो लाइफ को, क्या दिक्कत है। सारे डांटते थे, तो मन में वो चलते रहता था कि करूं ना करूं, करूं तो कैसे करूं, और अगर करूंगा तो मुझे कौन ब्रेक देगा। पहला प्रश्न तो यही आता है ना कि ब्रेक कौन देगा। तो ऐसे चलता गया। इसके बाद एक ऐसा समय आया जब मेरे मन में ये बड़ा क्लियर हो गया कि बॉस पॉलिटिक्स में तो जाना है, बट मैं थोड़ा सा अपना साइंटिफिक कैरियर ठीक कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कब जाना है वो डेट डिसाइड कर लेंगे। इसलिए मुझे ये तय था कि मुझे दिल्ली आना है, और इवेंचुअली एट सम पॉइंट, कब मुझे नहीं पता था, कि एट सम पॉइंट इफ आई वांट टू गो टू पॉलिटिक्स, जॉइन पॉलिटिक्स, देन आई शुड गो टू दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली आई विल थिंक मोर एंड देन आई विल सी इफ आई कैन डू एनीथिंग। तब इसलिए मैंने दिल्ली आईआईटी को चुना था, और सीधे वहाँ से ऑफर लेटर पहले ही था, मैंने उसको थोड़ा और पोस्टपोन किया था ज्वाइनिंग डेट को। तब मैं एमआईटी में था, और अब प्रोफेसर व्लादिमीर बुलोविक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनके साथ में काम करता था। फिर मैं इंडिया आ गया, दिल्ली में ज्वाइन कर ली डायरेक्टली। तब तक ये बैक एंड में जो एक और पैरेलल पिक्चर चलते रहता है वो है अन्ना आंदोलन का। तो इधर जब मैं वहाँ पे था, मेरे मन में चल रहा था कौन कि से साल की बात है? एमआईटी में कब थे आप? एमआईटी में 2016 में मैं आया, तो 15-16 के पीरियड में मैं एमआईटी में था। तो उस समय जब अन्ना आंदोलन चल रहा था 2011-12 में, तो आप तो उस 11-12-13 ये वाला पूरा पीरियड मैं लंदन कैम्ब्रिज में था, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में था। Okay. तो तब से मेरे दिमाग पे मैं फॉलो करना शुरू कर दिया था। Right. फॉलो कर रहा था, मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि ज्वाइन करना है। फिर इवेंचुअली धीरे धीरे केजरीवाल जी की जो फिर मैं बातें सुनता था, तो मुझे लगता था कि यार ये तो एग्जैक्टली वैसे ही बोल रहे हैं जैसे कि मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन को करना है, हेल्थ को करना है, ये इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो वो मैच करता था। तब फिर मुझे धीरे धीरे जो वो कन्फ्यूजन वाला स्टेट ऑफ माइंड था कि कैसे क्या, वो क्लैरिटी आते गई। फिर इफेक्टिवली मैं यहाँ आया दिल्ली, और फिर बस मन में तो क्लैरिटी आ गई थी तब तक, एट सम पॉइंट इनको ज्वाइन तो करना। जो पहली नौकरी आपने आईआईटी में ही की ना, तो कौन सा साल था? 2016 में। 2016 में। तो एमआईटी में रहते आईआईटी के लिए आपने अप्लाई किया होगा, क्योंकि जी। परमानेंट पोजीशन पे थे आप, Correct, एसोसिएट की correct, पोजीशन पे थे, राइट? करेक्ट। पहले मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, फिर मैं प्रमोट हो गया था एसोसिएट में। तो आपने ज्वाइन एज अ डॉग किया या आपने रेगुलर? नहीं, रेगुलर वो रेगुलर पे regular। join मेरा किया? सीवी बहुत स्ट्रांग था। हाँ। मैं किसी भी जगह जाके अप्लाई करता तो मेरा जॉब वाज नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा सीवी इतना स्ट्रांग था। आई हैड डन गुड साइंस। ठीक है, तो आपने सीधा एसोसिएट पढ़ाना शुरू किया। मैंने आर्ग्यू नहीं किया यहाँ पे कि क्या पोजीशन, क्या पोस्ट, आईआईटी दिल्ली मिल रहा है ले लो, और मैंने वो ले लिया। परमानेंट पोजीशन था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर 2 साल, 2 ढाई 3 साल ऐसा कुछ लगता है, उतने में आप प्रमोट। कौन से सेमेस्टर्स को पढ़ाते थे आप? तो इसमें अलग अलग था। इसमें तो एमटेक वाले बच्चे थे, बीटेक वाले बच्चे थे। बीटेक में फिर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट्स मोस्टली फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, जैसे सोलर सेल जो होते हैं ना, सोलर सेल्स पे फिजिक्स, मटेरियल साइंस। क्या माहौल होता है आईआईटी के अंदर? बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा इन द सेंस कि बीटेक के जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी उनके मन में इसी फैक्ट से आगे रहता है कि वो दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। तो वहाँ से वो कॉन्फिडेंस ड्रॉ करते हैं। और एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उनके सीनियर्स जो बहुत स्टार्टअप का और अच्छे अच्छे जगह सारे वेल प्लेस्ड है, तो उनसे भी कॉन्फिडेंस आता है कि दे एट सम पॉइंट दे विल बी डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत अच्छा है, हेल्दी है। स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी बच्चे इनकरेज रहते हैं, प्लेसमेंट्स भी होते हैं, हैपनिंग है कैंपस। आईआईटी की बात होती है तो संदीप भाई, बहुत एक बड़ा मसला आता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, आईआईटी का ख्वाब सबका तो पूरा नहीं होगा, ना ही सिविल सर्वेंट बनने का ख्वाब सबका पूरा होता है। कुछ लोग सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। क्यों है ऐसा? और ये सबसे ज़्यादा माना जाता है कि, और कुछ तो ऐसे हैं जो आईआईटी में सिलेक्शन होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, ख़ास तौर पे इस मुल्क में हम साइंस और कॉमर्स को ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट से बहुत पहले रखते हैं। बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। एक और जिसमें हाईलाइट करूंगा कि अभी कोटा में आप देखे होंगे कि बैक टू बैक सुसाइड्स हो रही है। बैक टू बैक सुसाइड्स हुए जो एस्पायरेंट्स है, वहाँ कोटा में कोचिंग्स है,
कोचिंग में ट्रेनिंग कराते हैं क्रैक करने के लिए, आईआईटी एमबीबीएस के लिए, वहाँ पे भी बहुत सुसाइड। राइट। कई बारी जो परिस्थितियाँ होती है जीवन में ऐसे बना दिया जाता है कि अगर बेटा तू आईआईटी नहीं करेगा तो जीवन खत्म हो गया, या एमबीबीएस अगर तेरा नहीं होता है, अभी नीट कहते हैं हमारे तरफ, पीएमटी सीबीएसई पीएमटी वो कहते थे, अगर वो नहीं होता है तो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे है कि एक, जब हम तैयारी करते थे, जब हम प्रिपेयर करते थे सारी चीज़ों का, एग्ज़ाम का, उस समय बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते भी नहीं थे, और सारे का सारा, मैं जैसे बिलासपुर है, मिडिल क्लास सिटी आप कह सकते हो, पूरे का पूरा शहर तीन ही चीज़ प्रिपेयर करता था, या तो वो इंजीनियरिंग यानी कि आईआईटी पीईटी, या फिर मेडिकल, और तीसरा जो सेगमेंट था वो आईएएस के लिए, ठीक है। पीएससी और आईएएस, और कुछ करता ही नहीं था। तो अलग अलग शहर के अलग अलग ड्रीम्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बच्चा तो बच्चा होता है, उसको फिर सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें पेरेंट्स की, सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपना ज़्यादा होता है या पेरेंट्स का, फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होता है? मतलब दोनों का हो सकता है। कई ऐसे नहीं है कि सारे पेरेंट्स ज़बरदस्ती के प्रेशर डाल रहे हैं। कई बारी बच्चे इतने कंपटीशन में ड्रॉन हो जाते हैं कि खुद पे ही वो ले लेते हैं। जब आपका एम्बिशन बहुत होता है और आपको कुछ करना है और नहीं हो पाता है, तो बच्चे अपने से भी प्रेशर लेते हैं। कई जगह पेरेंट्स, अब जैसे मेरे पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, तो जितना प्रेशर लिया मैं खुद ही कभी लिया। उनको बोलता भी था कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये हो गया, बोले कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। उनकी तरफ से तो जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ, जितना भी कर रहे हो। एग्जैक्टली। पर कई जगह पे पेरेंट्स का भी रहता है, पेरेंट्स भी उसको अपने सोशल स्टेटस में या फिर कंपटीशन में ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आनी चाहिए। इसके लिए काउंसलिंग का और दूसरे मैकेनिज्म पर, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। एक तो एग्ज़ाम देने से पहले जो प्रेशर रहता है वो, और दूसरा आईआईटी में आने के बाद भी। अभी बॉम्बे में एक केस हुआ, कई जगह और केस हुए हैं, पर मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ रैंडम केसेस हैं। इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से आप एड्रेस कर सकते हो, Right. क्योंकि बच्चा एक बारी आपके कैंपस में आ गया, Right. तब फिर वो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है। एक सबमिशन है मेरा, मैं टिस कैंपस में था जब ये पवई मुंबई में सुसाइड हुई। बाई चांस मैं 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में था, तो टिस में बहुत इसको लेके बातचीत हो रही थी और कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे कि क्यों एक्सेस नहीं है बच्चों के पास, हर बच्चे के पास साइकोथेरेपिस्ट का या एक काउंसलिंग सर्विसेज का एक्सेस क्यों नहीं है, और क्यों नहीं इसको नाम के लिए, नाम मात्र के लिए रखा हुआ है कैंपसेस ने, क्यों नहीं इसको क्वालिटी, जैसे आप क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, क्यों नहीं आप क्वालिटी साइकोथेरेपी देते हैं, क्यों नहीं आप क्वालिटी काउंसलिंग सर्विसेज वहाँ पे मुहैया कराते हैं कि बच्चा यदि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ 2-4 हो रहा है उसके स्ट्रगल के, तो वो कहीं पे जाके वेंट आउट कर सके, एक कैथारसिस हो और उस जर्नी को वापस से शुरुआत कर सके। हो सकता है कहीं स्टक हो गया हो, कुछ चैलेंजेस हैं जो मिटिगेट नहीं कर पा रहा है। करेक्ट, मैं सहमत हूँ। चूंकि मैं सिस्टम के अंदर था, हाँ। तो आई शुड बी फेयर विद दिस। Exactly. जैसे आईआईटी में था, मेरे डिपार्टमेंट में ही एक छोटी सी कमेटी बनी हुई थी। एक तो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट की जो, और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, सारे तो अपॉइंटेड थे ही। उसके कैंपस के अलावा अंदर ही रहते थे वो। हाँ, रहते नहीं थे मेरे ख्याल से। देयर वाज अ स्पेसिफिक यूनिट जो ये सारी चीज़ें हैंडल करती है। हमारे खुद के डिपार्टमेंट में एक छोटा सा यूनिट बना हुआ था जिसमें यंग लोगों को भी रखा जाता था, Right. और बुजुर्गों का और यंग का कॉम्बिनेशन होता था। उनका काम रहता था बच्चों से बात करके कि उनको ईज आउट करना, फाइंडिंग आउट की व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, और अगर फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ फिर फॉरवर्ड कर देते थे, अटैच कर देते थे। चीज़ें तो है, बट उतनी इफेक्टिवली हो नहीं रही है। मैं ये इस बात से भी, क्या कारण है, कहाँ फंसा गया, मैटर क्या फंसा है? पहले तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको कभी हम सीरियस लेते ही नहीं थे। लेते ही नहीं, हम ये मानते ही नहीं कि हमारे हाँ। लिए साइकोलॉजिकल वेलबींग एक इंपॉर्टेंट मसला। मेंटल हेल्थ एक इम्पोर्टेंस रखती नहीं थी, सिर्फ नंबर पास होना, नंबर Right, ग्रेड right. लाना, उसी में भागते रहते थे। कभी हमने प्रायोरिटी दी नहीं उसको। बच्चा एक बार आपके कैंपस में आ गया, देन फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर वहाँ तो माँ बाप अपने बच्चे को कैंपस में सबके इनके भरोसे ही तो छोड़ के जाते हैं ना, माँ बाप तो है नहीं। तो कैंपस में आने के पहले तो आप कह सकते हो कि भाई माँ बाप की, सोसाइटी की है। एक बार ही कैंपस में आ गया बच्चा, फिर इंस्टीट्यूशंस की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और एक तो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है, प्लस ओवरऑल अवेयरनेस भी ज़रूरी है सारे बच्चों में भी। जैसे अब क्लास है, क्लास में भी अगर अवेयरनेस अगर अच्छा रखे तो कई बारी जो कलीग होता है ना, वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम को। तो वो कब होगा, जब सैनिटाइज रखोगे सारे बच्चों को कि यार दिस इज ए प्रॉब्लम, ये किसी के साथ भी हो सकता है।
अगर आपके दोस्त को किसी को ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा एक पैटर्न बिहेवियर दिखे, तो करना क्या है? तो यू हैव टू इन्फॉर्म समबडी हाँ। व्हाट यू हैव टू डू। तो ये एक सैनिटाइजेशन का ड्राइव हो है, इसको बहुत सीरियसली लेना है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, करेक्ट। कि फॉलो होगा, Correct. एसओपीज हो कि वो फॉलो होगा, यदि कुछ ऐसा। मुझे लगता है कि इट्स अ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी आज के हाँ, टाइम पे। exactly. प्रायोरिटाइज अगर आप कर लोगे तो वी आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर आप जाके देखोगे वहाँ पे जिस तरीके से कंपटीशन है, और मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें जिम्मेदारी सबकी बनती है, पेरेंट्स की भी बनती है, सोसाइटी की भी बनती है, इंस्टीट्यूशंस की भी बनती है, और डेफिनेटली गवर्नमेंट्स की तो बनती ही बनती है। कई सारी चीज़ें जो पेरेंट्स नहीं देख पाते, बाकी के इंस्टीट्यूशंस नहीं देख पाते, सोसाइटी नहीं देख पाती, वहाँ सरकार को ड्राइव लेना पड़ता है, सरकार को ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ता है। दिशा दिखाने का काम सरकार का होता है, क्योंकि उसके पास सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो सरकार को ऐसी परिस्थिति में दिशा दिखानी होती है, और फिर सोसाइटी को भी एजुकेट करना पड़ता है, तब जाके फिर एक कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है, एंड देन तब रिजल्ट आता है। क्योंकि आप राज्यसभा सांसद हैं और इतनी कम उम्र में आपने इतने मुकाम हासिल किए हैं, यदि आपको ज़रूरी लगे तो मेरा ये सबमिशन रहेगा कि आप इस अहम मसले को संसद में भी ज़रूर उठाइए। No, I certainly I would, and I can assure you I'll speak to my other colleagues as well. थोड़े दिन पहले ही अभी जो विमेन रिजर्वेशन बिल की बात चल रही थी, वहाँ पे कुछ MPs बैठे हुए थे। तो पहले कुछ ऐसा बिल आया हुआ है पार्लियामेंट में, डिबेट हुई है, तो कुछ लोग थे वो आपस में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो धीरे धीरे अवेयरनेस सब तरफ है। वी जस्ट नीड टू प्रायोरिटाइज इट, एंड वी विल डू आवर पार्ट डेफिनेटली। आपने क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की और आपकी वो स्पीच मैं देख रहा था, आम आदमी पार्टी के नेशनल पेज पे ही 1 लाख लोगों ने देख ली है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आपकी रिसर्च, मतलब एक युवा होने के नाते मज़ा आता है देख के कि कोई सांसद इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से, इतना पढ़ के और उसकी अहमियत समझता है, संजीदगी समझता है, और उस तरीके से अपनी स्पीच को लिखता है। ये रिसर्च कौन करता है पहले तो, और फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके आपके एप्रीहेंशंस क्या हैं और आप क्या इसका फ्यूचर देखते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ ऑर्गेनाइजेशन के काम पे कि कभी स्पीच लिखने पे या रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी किया नहीं है। तो खुद से ही मैं स्ट्रक्चर करता हूँ अपने स्पीच को, और वो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है क्योंकि मेरी जो मेंटल ट्रेनिंग हुई है एज अ साइंटिस्ट, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके कि पहले क्या आना चाहिए, पहले क्या बताना ज़रूरी है, फिर क्या बताना है, फिर क्या बताना है, ये ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हालांकि मुझे ये लगता है कि उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा किया जा सकता है, बट हाँ, चीज़ों को स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पर इसलिए नहीं बोलते हो कि अपने आप को प्रेज कर सको कि मैंने बोला, आप इसलिए बोलते हो ताकि जनता उसको सुन के समझ सके। ऐसी स्पीच का मतलब ही क्या है जिसको एक आम जनता ना समझ सके, और ये हम केजरीवाल जी से, हमारे नेता हैं, हमारे गुरु हैं, उनको देख के ही सीखा है। पहले मैं भी कॉम्प्लिकेटेड स्पीच पे बिलीव करता था, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज पे बिलीव करता था, पर उनको देख के ये समझ आ गया कि भाई स्पीच दे क्यों रहे हो, स्पीच तो सबको समझाने के लिए दे रहे हो, तो उस लैंग्वेज को, उस टोन को, उस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करो जिससे जिसको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेमैन भी हो तो भी अगर वो 5 मिनट बैठ के लंच ब्रेक लिया है और अगर उसके कान में पड़ गया तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि यार मामला क्या है। आपने एक चीज पूछा था कि ये विमेन, पहले आप उसको, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। देश में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां सदन में लगभग 100% सहमति बनती है, दोनों सदनों में। विमेन रिजर्वेशन बिल ऐसी बिल है जिस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। तो जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, सो इट्स अ रेयर इंस्टेंस जहां पर जो गवर्नमेंट में है जो पार्टी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको एक ओकेशन जैसे बनाए, अपने देश की यूनिटी दिखाने के लिए, अपनी सोसाइटी की प्रोग्रेस और यूनिटी दिखाने के लिए, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। हर बाकी समय तो हम आपस में लड़ते रहते हैं, सारी पार्टियां लड़ते रहती है, ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, पर जब ओपिनियन सेम होते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे के कई सारे एंगल थे। तो इसको सबसे पहले तो जिस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो बड़ा गड़बड़ था।
बड़ा सस्पेंस में, अरे भाई कोई सस्पेंस पिक्चर, हॉरर पिक्चर, क्या क्या ऐसा तो पहले कुछ बताया नहीं गया। बताया नहीं गया हम्म। किसी को सस्पेंस में लेके आ रहे हैं, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। पहले लगा कुछ लोगों को जो स्पेशल सेशन लेके आए कि यार पॉसिबल है कि कुछ चीज वन नेशन वन इलेक्शन हाँ, लेके उसकी आएंगे। बहुत चर्चा तो हुई। 2-3 दिन उस पर डिबेट चला, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। फिर थोड़े दिन में लास्ट में पता चला कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल है। अरे यार इस पे तो सारे सहमत है, इस पे सिक्रेसी की जरूरत क्या है? पर सिक्रेसी की जरूरत थी, उसका कारण मैं बताता हूँ। ठीक उसी समय इसको बोलते हैं कि न्यूज मैनेजमेंट। 2-3 तरीके की मैनेजमेंट होते हैं, आप ज्यादा समझोगे। जब कोई भी न्यूज हो जिसको आप चाहते हो कि जनता ज्यादा उसके बारे में ना सुने और ना जाने ना समझे, तो उस न्यूज के बगल में उसी समय हेडलाइन आप कोई मैनेजमेंट, नया शगुफा छोड़ शगुफा देंगे। छोड़ दो ताकि ये न्यूज दब जाए और ये न्यूज चल जाए। हाँ। अडानी जी के सारे बिजनेसेस के बारे में उस समय बहुत सारे पेपर्स सामने आए थे। उन पेपर्स को अगर आप देखोगे, डिटेल में देखोगे, तो बहुत ही स्कैंडुलस है वो, बहुत लार्ज स्केल पे स्कैंडुलस है। अब न्यूज़ पे तो चलेगा, न्यूज़ चैनल वाले जनरली दिखाते नहीं है, लेकिन जब इस ट्यून का हो, इस मैग्नीट्यूड का हो, तो पब्लिक का प्रेशर तो पड़ता है। तो चलना शुरू हुआ। उसी समय इन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि स्पेशल सेशन आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक इलेक्शन होगा। सारी पार्टियां का रिस्पॉन्स लेने लगे, सारे उस पर चले गए। वो अडानी वाला जो मुद्दा था वो दब गया। तो ये मेन रीजन था इसको करने का, नंबर 1। दूसरा, वाई आई एम सेइंग दिस कि इसको बिना प्रिपेयर के लाया गया था, कि जो ये बिल आज से नहीं आ रहा है, बहुत पहले राजीव गांधी जी ने एक कमेटी बनाई थी, मार्गरेट अल्वा जी उसको हेड कर रही थी। उस पे विमेन के पूरे अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे एजेंडाज बनाए गए थे, 300 प्लस एजेंडा थे, उसमें से एक विमेन रिजर्वेशन पे था। राइट। कई बार ये पार्लियामेंट पे आया और किसी न किसी कारण से वो अटक के चला गया। तो ये तो ड्राफ्टेड था, तो उसी ड्राफ्ट को ये लेके आए। लेकिन अब इनके सामने प्रश्न ये था कि यार इस बिल को लाना तो है, पास तो करना है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करना है। हाँ, बाद का तो अभी क्या पता कहाँ पेज फंसे। ठीक है। पेज तो कुछ भी पर फंस ऐसा सकती है क्यों? कहीं पे भी। क्यों नहीं करना चाहते एग्जीक्यूट? ये बड़ी दुविधा की बात है और बड़ी स्ट्रेंज बात है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले सपोर्ट किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उन्होंने सपोर्ट किया तो उनको पता था कि ये पास नहीं होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लगता है कि उनके सांसद ही कहीं इसका इंटरनली विरोध ना कर दें? मैं बताता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर आई मैनेजमेंट के लिए, अडानी जी वाले न्यूज को मैनेज करने के लिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती है। तो उसमें 2 पेच इन्होंने डाल दिए कि भाई आप सेंसस कराओ, सेंसस कराने के बाद फिर डिलिमिटेशन कराओ और उसके बाद करो। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था पार्लियामेंट में विद अ क्लियर हार्ट एंड अ क्लियर इंटेंट कि भाई मुझे ये बताओ कि सेंसस से और डिलिमिटेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा इस बिल के लिए। जैसे अगर दलित समाज के लिए कुछ आप करते हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए करते हो, तब तो आपको सेंसस कराने की जरूरत पड़ती ताकि एग्जैक्ट नंबर पता चले, उनका डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पता चले। अब विमेन का आप क्या डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हो? विमेन का क्या आप नंबर नहीं। मैं बार बार पूछता रह गया कि मुझे ये बताओ कि सेंसस से और डिलिमिटेशन से ऐसा क्या निकलेगा जिसके आधार पर यह किया जाएगा। इसका एकमात्र कारण था कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर में ही इसमें यूनानिमिटी नहीं थी। वो अगर करते तो इनके ही एमपी बगावत कर देते। आपको याद होगा कि पहले योगी आदित्यनाथ जी ने खुलेआम कहा था कि अगर ये लाते हो तो मैं बगावत कर दूंगा, अच्छा। मैं रिजाइन कर दूंगा। कई सारे एमपीज ने कहा था, कई सारे इनके बड़े बड़े जो नेता हैं, इनको ये लग रहा है यार अगर इतने सारे विमेन के लिए रिजर्वेशन कर देंगे तो हमारी सीट चली जाएगी। दिस इज, आई मीन, दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स देन, ऑफ कोर्स, कि उनके लिए वो खुद पहले हैं और देश की महिलाएं बाद ऑफ कोर्स। तो इसीलिए ये सोचे होंगे कि पहले एडिशनल सीट्स बना देंगे, उसमें भले ही उनको ले आएंगे, अपना वाला जो है कब्जा जो है वो कब्जा नहीं छोड़ेंगे, कब्जा नहीं छोड़ेंगे। तो अभी कोई क्या पता कौन सा पेच अड़ा दे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई थिंक दिस वाज मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज नॉट अ गुड थिंग। पर क्या आपको लगता है कि महिलाएं समझेंगी नहीं इस चाल को? और क्या पॉलिटिकल पार्टियों में इतनी समझ है, इतनी ताकत है कि वो इस मैसेज को ठीक से डिसैमिनेट कर सकें महिलाओं तक कि आप
छले मत जाना, आप अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया है एक तरह से बरगलाने के लिए। जब तक ये ज़मीन पे नहीं आएगा, ये हकीकत नहीं बनेगी, तब तक आप इसके पेच में फंसेगा मत। आप खुद सोचो ना, जो चीज 10 साल 15 साल पता नहीं कितने साल बाद आने वाली है, राइट। उसको आज आप पास करके उसका आप क्रेडिट ले रहे हो। भाई आप एग्जीक्यूट करते, आज जितनी भी सीटें हैं उस पर इंप्लीमेंट करते, एग्जीक्यूट करते और आप क्रेडिट ले लो। आई विल टेल यू वन थिंग, जो मर्जी ऑपोजिशन कहती, क्रेडिट तो सरकार को जाता। कांग्रेस पार्टी को भी क्रेडिट मिलता उनका डेफिनेटली, लेकिन जो पार्टी सरकार में है वो करती है, उसको क्रेडिट तो जाता। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट, सच्चाई तो सच्चाई रहती। पॉइंट यही था कि इनको करना नहीं था, एक चीज। दूसरी चीज, 10 साल 15 साल पता नहीं कितने साल लगेंगे। आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज पूछा कि क्या जनता को समझ नहीं आएगी, क्या ऑपोजिशन पार्टी ये एक्सप्लेन नहीं करेगी। देखो जनता तो सयानी है, जनता को समझ तो चीजें आएंगी, लेकिन 100% आप जनता पे भी नहीं छोड़ सकते। पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप चीजों को क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से उनके सामने रखो। अब ये तो सभी राजनीतिक दलों की उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनकी क्षमता पर प्रश्न है कि वो कैसे लेकर जाते हैं। रहा सवाल हमारी पार्टी का, हम डे वन से हम ये क्लैरिफाई करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। इनको पास नहीं करना है, पास करना है तो आज ही करना चाहिए। बाकी पार्टियों को भी जनता के साथ सामने इसको लेकर जाना चाहिए। पर क्योंकि आप संगठन मंत्री भी हैं, आप के हाथ में कोई ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म बनाना कि कम से कम आम आदमी पार्टी में महिलाएं मुखर होकर अपनी ओपिनियन दे सकें और जितना हो सके वो फ्रंट पे आकर सीट्स का जब बंटवारा होता है, जब नाम डिसाइड होते हैं, उसमें महिलाओं की एक भागीदारी हो। कई जगह ऐसा होगा कि जहाँ यदि महिला कैंडिडेट आपके पास है तो उसको प्रेफरेंस मिले या एटलीस्ट उसको कंसिडरेबल एक तरह से उसकी ओपिनियन को कंसिडर किया जाए, एक कोशिश की जाए कि उसके लिए सहमति बनाई जाए कि क्या महिला कैंडिडेट हो सकती है। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश आपने कभी की? देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, हमारी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मेरिटोक्रेसी पे आधारित है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। आप देखो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सांसद भी इस पार्टी ने मुझे बनाया और मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे को अगर कोई चलता फिरता अगर ऐसे कोई देखे तो किसी कोई पहचान नहीं सकता है, आप दूसरी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। मैं क्यों पहुंचा यहाँ पे? मेरिट के दम पे ही पहुंचा। मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, आपने मैंने अपनी जर्नी बताई, दिल्ली में मेरी दूर दूर से कोई पहचान नहीं थी, फिर भी केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया। इस बात का टेस्टिमोनी है कि मेरिट बेस्ड ही सारे डिसीजंस होते हैं। हमारी पार्टी में आज तक जहाँ जहाँ भी मेरिट है, कभी भी विमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते एग्जीक्यूशन में। और उसका एक कारण और है, आपका जो वर्क कल्चर होता है ना, आप कहाँ से आए हो उस पर भी निर्भर करता है। तो हमारे सारे एजुकेटेड लोग हैं, यंग लोग हैं, फ्रेश माइंड है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, चूंकि पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव है और विनेबिलिटी बिकम्स द ओनली क्राइटेरिया इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड विनेबिलिटी पॉलिटिक्स, ये ज़रूरी है कि एक कुछ रिजर्वेशन सीट्स के विमेन के लिए रखना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप विमेन को सामने लेके आते हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बाहुबली लेकर आते हैं, आप लड़ा दोगे पर आप जीत इंश्योर कैसे करोगे? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहां पर चुनाव लड़ाना सफिशिएंट नहीं है, जीत इंश्योर कराना सफिशिएंट है। जब जीतेंगे तभी तो वहां पहुंचेंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी इसको चाह के भी तुरंत अगर करती स्पेसिफिक, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता, उसका आउटपुट वो नहीं होता जो होना चाहिए। तो रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एक और फैक्ट है, हमको देश को भी सोचना पड़ेगा। और कई बार हम कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उसके आउटपुट को एनालाइज नहीं करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, जितने भी पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शंस है उसमें विमेन को रिजर्वेशन मिला हुआ है, बहुत पहले से मिला हुआ है। लेकिन लीडरशिप कितनी तैयार हो रही है? भाई रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, क्या उस रिजर्वेशन के बल पर लीडरशिप तैयार हो रही है? कितने % विमेन इवेंचुअली लीडर बन पाते हैं और रिपीटेडली जीतते हैं, रिपीटेडली चुनाव में रहते हैं? इसमें अराउंड 80 to 85%
जो विमेन होते हैं वो नए होते हैं। थोड़े से 15-20% ही विमेन होती हैं जो लीडरशिप को रिटेन कर पाती है और रिपीट होके आती। भाई जो रिपीट होके आएगी वही तो लीडरशिप की स्टेबिलिटी आइडेंटिफायर है। फर्स्ट टाइम किसी को लड़ा दिए, फिर उसको हटा दिए, फिर लड़ा दिए, फिर हटा दिए, तो एक बार लड़के हट जाने के बाद उसकी लीडरशिप तो निखर नहीं हुई। वो तो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपको किसी को लड़ाना था, आपने लड़ा दिया जिसको। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो 15-20% इज वेरी लेस। वी नीड टू थिंक एज टू व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। तो कानून तो बना देंगे, बट लीडरशिप को कैसे इंश्योर करोगे, इस पे सोचना पड़ेगा, इस पे डेलिब्रेट करना पड़ेगा। दूसरा, मैं गांव से आता हूं, मैं आपको चारों तरफ ऐसे इंसिडेंट्स दिखा सकते हूँ जिसमें कहते हैं कि सरपंच पति, फलाना पति। कि मध्य प्रदेश के एक जगह तो पूरी पंचायत सीरीज इसी पे आ गई। हाँ, पंचायत एक सीरीज आप देखे होंगे, काफी अच्छा सीरीज है। मध्य प्रदेश में एक जगह तो जो विमेन सरपंच जीती थी, उनके जो हस्बैंड से वो शपथ और ओथ लिए थे उनके तरफ से। ये तो गैर कानूनी हो गया। बिल्कुल। तो बट गैर कानूनी किताब में और हमें यहाँ से लगेगा, वहां की परिस्थितियों में समाज भी ऐसे एक्सेप्ट करती, हाँ यार वो तो नहीं कर पाएगी, करना तो उसके मतलब महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल रहा, सिर्फ वो नाम के लिए एक रिजर्वेशन। एग्जैक्टली। तो एक तरफ ये कि इसको करना जरूरी है, दूसरी तरफ इसके इम्प्लीमेंटेशन में और इसके आउटपुट को कैसे इंश्योर किया जाए। हमारा पर्पस है कि लीडरशिप बनाना है। अब ये कह रहे हैं कि 15 साल के लिए रहेगा, ये 15 साल के लिए रहेगा। 15 साल में अगर आप पंचायत वाले में जो हो रहा है, पंचायत में अगर 80% लोग रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो 15 साल में 3 टर्म ही हुए। 3 टर्म में अगर आप हटा दिए एक को, दूसरे को ले आए, उसको हटा दिए, तो कोई लीडरशिप बनेगा ही नहीं, पर्पस डिफीट होता है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो सोच रही हैं, जो फैसला कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं समाज का एक प्रतिबिंब है। मैं बिल्कुल। तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, वो भी तो कहीं ना कहीं अपने घर में महिला को दबा के रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो लीडरशिप रोल में आए, और वो लीडरशिप रोल कुछ भी हो सकता है, वो राजनीतिक हो सकता है, गैर राजनीतिक हो सकता है। इसको बदलने के लिए आपको क्या लगता है, जो पितृसत्तात्मक सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ने देंगे तो महिला ऐसे कपड़े पहन लेंगी, तो महिला ऐसा कर देगी, तो 6 बजे के बाद निकल जाएगी, तो हम कहीं ना कहीं हम रूढ़िवादी सोच के चलते महिलाओं को वैसे ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे। रिजर्वेशन तो फिर ठीक है, एक अलग मसला हो गया, वो तो एक राजनीतिक कॉल है। फिर क्या इनसिक्योरिटी है मेल की कि वो महिलाओं को आगे बढ़ते देखते ही पीछे धकेलने की कोशिश करता है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पिछले कई दशकों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। शहर में तो काफ़ी अच्छा हुआ ही होगा, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। 2-3 चीज़ें हैं इस पे। एक तो है सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, दूसरा सरकार की क्या जिम्मेदारी है और सरकार कैसे प्रोग्रेस कर रही है। दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। राइट। जब सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में जो थॉट प्रोसेस होता है वो 1 दिन या 2 दिन का नहीं होता है, ये दशकों से चली आ रही है, एक सिस्टमेटिक थॉट प्रोसेस का होता है, कल्चरल होता है। और कल्चर एक दिन में आप ब्रेक बना भी नहीं सकते, कल्चर एक दिन में आप ब्रेक भी नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन। एजुकेशन, और आपको उनको एक्सपोज करना पड़ेगा बाहर की दुनिया में। जो एक कूप मंडूक सोसाइटी में अगर लोग बैठे हैं, वो बाहर की दुनिया देखे ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, उसको वहां पे रह के लेक्चर देने से वो नहीं समझेगा। उसको एजुकेशन देना पड़ेगा, उसको इंफॉर्मेशन से एक्सपोज करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन से एक्सपोज आप तभी कर पाओगे जब वो एजुकेटेड रहेंगे। इसलिए द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम कम्स टू द एजुकेशन। हमारी समाज में एजुकेशन को जिस तरीके से नकारा गया है, समाज तो रेडी है, समाज तो रेडी है, यहाँ पे फिर सरकार को एंटर करना चाहिए। सरकार, किसी भी सरकार के आप टोटल बजट को देख लीजिए, किसकी नीयत कितनी है, वो कितना खर्चा करता है, इस पे आप पता लगा लो। कोई भाषण दे लंबे लंबे, हम एजुकेशन करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, फलाना ढिमका, आप ये देख लो कि भाई एजुकेशन में तू खर्चा कितना करता है। जब खर्चा ही नहीं करता है तो फिर नियत का मतलब क्या है? नियत तो फिर जेब में रखो उसको। कौन सरकार कितना खर्चा करती है एजुकेशन पे? कभी हम सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन को अपलिफ्ट करने को सोचे ही नहीं है। एक तो हो गया एजुकेशन। दूसरी चीजें जो है कि सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे आपको पैरेलल सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ेगा एनजीओज के माध्यम से, पार्टिसिपेशन के माध्यम से। और जब पहली बार टीवी आया, टीवी के माध्यम से बहुत चीजें सुधरी है। सरकार की जिम्मेदारी जो बनती है
वो सरकार को करनी है। तो सरकार को करनी भी है। मेरा सबसे बड़ा एक और समस्या है ओवरऑल, कानून बना देते हैं। आप मुझे ये बताओ, कई सारे इंपॉर्टेंट कानून बने हैं, कानून बनाते समय डिस्कशन होता है? कानून को क्या रिव्यू करने के लिए कि जो आउटपुट हमारा होना चाहिए, क्या अभी कभी उसको रिव्यू करने के लिए डिस्कशन होता है? कभी नहीं होता। इंटरमिटेंटली यहाँ वहां से कुछ प्रश्न कोई लगा दिए तो डिस्कस हो गया। भाई हर 5 साल में, हर 10 साल में या हर 2 साल में एक पीरियड रखो, उसमें देखो कि प्रेजेंट करो पार्लियामेंट में कि भाई दिस इज द डेटा, हम यहाँ खड़े थे, हमने ये कानून बनाया, इस कानून की एफिकेसी क्या है, इस कानून के से आउटपुट क्या निकल रहा है। आप जो मर्जी कानून बना दो, आप नीचे अगर बेड़ा गर्क करके रखे हो तो आउटपुट कुछ नहीं आना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। पर क्योंकि संसद का पूरा एक फॉर्मेट ऐसा है कि डिबेट का फॉर्मेट है, उधर सत्ता पक्ष बैठा है, इधर विपक्ष बैठा है ना। मतलब क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि वहाँ पे कोई एक दिन कैबिनेट सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी या हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन दे कि उन्होंने क्या किया, और उस पर सांसद लोग क्रिटिसिज्म दें, फीडबैक दें, सजेशंस दें। क्यों ऐसा फॉर्मेट नहीं है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कई बारी मेरे दिमाग पे आता है कि पूरे टाइम हम क्या करते हैं, एक मैटर आता है, डिबेट करते हैं, एक दूसरे को आउट स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन भाषण दिया, कौन अच्छा भाषण दिया, उस पे जाते हैं, किसके पे ताली ज्यादा बजी, किस पे आते हैं, ये देखो कि इस बिल को पिछले साल पास किए थे, इस साल तक बिल कहाँ पहुंचा है, इस पे कभी डिबेट करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और सिस्टम पे यहाँ पे अलग अलग कमिटीज बनी है, और उन कमिटीज की एफिकेसी कई जगह बहुत अच्छी भी है, जस्ट टू बी फेयर विद द सिस्टम। जैसे मैं रेलवे कमेटी में हूँ, तो रेलवे कमेटी की जब मीटिंग होती है तो उस कमेटी में जो सेक्रेटरीज होते हैं वो आते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, आप फिर सारे उससे क्वेश्चन। हालांकि ये सारी चीजें मुझे आउटपुट ओरिएंटेड नहीं है, बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो गया है। सेक्रेटरीज भी आ रहा है जैसे फॉर्मेलिटी तो हाँ फॉर्मेलिटी रह गया, बस वही दिखा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेलवे कमेटी की मीटिंग में मैं 1-2 कमेटी में मैं बैठा, उस कमेटी में वो आके बता रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था प्रिसाइजली कि आप अपने बजट का कितना % हमने सिक्योरिटी और सेफ्टी पे लगाया है, और इतना पैसा अगर आप 100 रुपए दे रहे हो सेफ्टी सिक्योरिटी पे, तो 100 रुपए को आपने किस किस चीज पे लगाया और आपका टाइमलाइन क्या है। मान लो आप एंटी कोलिजन डिवाइस लगा रहे हो, एंटी कोलिजन डिवाइस कितने ट्रेन हैं, कितने ट्रेन में लग गया, कितने ट्रेन में कब तक लग जाएगा, कितने का एक एंटी कोलिजन डिवाइस। अरे ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। सांसदों को क्यों, तो जनता को भी पता होना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए। कोई डेलिब्रेशंस लिमिटेड, ब्यूरोक्रेसी इस देश को जकड़ के रखी है, और सिर्फ इस देश को नहीं, जहां जहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी जब हावी होने लगती है, लीडर नेता बन के तो आता है, नेता बन जाता है, इलेक्ट हो जाता है, लेकिन चलाना ब्यूरोक्रेसी शुरू कर देते हैं, नेता बस वो नेता ही बन जाते हैं। इसीलिए बहुत पढ़ा लिखा समझदार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी को चला सके, उसके चंगुल में ना फंस सके। ब्यूरोक्रेट्स, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जस्ट डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरे लिए, मेरे देश के लिए इतना ज्यादा पेन है, अच्छा करना है, तो मैं एक जो रियल पिक्चर है वो थ्रो कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी जकड़ लेती है पूरी प्रेजेंट, इसलिए लीडर को इतना योग्य और इतना सक्षम होना चाहिए कि समझ सके चीजों को, डेटा को समझ सके, चीजों प्रॉब्लम को समझ सके। क्योंकि विकसित बनेंगे, विकसित बनेंगे, विकसित बनेंगे, अरे भाई कब विकसित बनोगे यार? और विकसित क्यों बनोगे? जब आप कुछ नया कर नहीं रहे हो, आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो जो अलग है, तो विकसित कैसे बनोगे? आप हर 4 दिन में एक नया जुमला फेंक दो, एक नया स्लोगन दे दो। यार स्लोगन से कोई देश विकसित थोड़ी बनता है। जैसे सफाई वाला मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया, स्वच्छ भारत अभियान। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि स्लोगन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्लोगन इंपॉर्टेंट होता है। कई बारी लोग सोचते रहते हैं, लेकिन जब एक आप स्लोगन देते हो तो उस स्लोगन से सारे लोग जुड़ जाते हैं। कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करती है, और एक मूवमेंट जैसे आप बना सकते हो। स्लोगन सिर्फ एक पैरामीटर है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ मैं स्लोगन देते जाऊं हर महीना और काम हो जाए, तो वैसा तो नहीं होने वाला है। स्वच्छ भारत अभियान में आपने स्वच्छता के लिए इतना तामझाम किया, आप मुझे ये कैसे होता है? सफाई कॉरपोरेशन से आती है। कितने कॉरपोरेशन है कंट्री में? कितने उस कॉरपोरेशन में साफ सफाई के क्या स्टैंडर्ड है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, क्या मेथडोलॉजी है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इंटरवेंशन कर सकती है?
अगर जितने कॉरपोरेशंस हैं उसी पे मोदी जी डायरेक्टली इंटरवीन कर दिए होते, आई डोंट नो हाउ, डोंट आस्क मी हाउ, ही शुड बी नोइंग, द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट शुड नो। सारे कॉरपोरेशन पे आप इंटरवीन करके आप साफ सफाई के सिस्टम को, सीवर सिस्टम ले लो, पूरे देश में सीवर सिस्टम को आप उठा के देख लो, भगवान ही मालिक है। बिना उसके आप कहोगे कि यार मैं स्वच्छ कर दूं, कैसे स्वच्छ होगा? आप पहले सिस्टेमिक चेंजेस लेकर आइए, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करिए, उसके बाद लोगों को उस पर जोड़िए, तब आपका स्लोगन काम भी कर जाएगा। विकसित अदरवाइज। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब सिस्टम में, जैसे आपने कहा कि नेता उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करवा सके, उसको पता हो कि व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, हाउ टू प्लान एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट थिंग्स, एंड both leaders and bureaucrats should sit together and work out a plan. This is what you're saying. दो चीजें, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पढ़ाई लिखाई होने से आपको चीजों को समझने में आसानी होती है, लेकिन हम जिस समाज से, जिस देश से आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो दुर्भाग्यवश, सामाजिक परिस्थितिवश नहीं पढ़ पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्षम नहीं है, वो भी सक्षम हो सकते हैं, एक बात। लेकिन अगर पढ़ ले कोई तो उससे चीज़ें निश्चित रूप से आसान होती है। तो अब इतने बड़े देश के जो यूथ और युवा लोग हैं, उसके एस्पिरेशंस हैं, उसके एस्पिरेशंस को चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है। पर अगर कोई नहीं पढ़ा देश में, जैसे गांव से, मैं एक गांव से आता हूँ, मेरी परिस्थिति मेरा साथ दे दी तो मैं पढ़ गया, क्या पता मेरे साथ कई सारे लोग थे जो नहीं पढ़ पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बनेंगे। प्रश्न सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं है, प्रश्न समझदारी का है, और पढ़ाई लिखाई करने से आपकी समझदारी रिफाइन होती है। अब जैसे मैं अपने नेता की बात कर रहा हूँ, केजरीवाल जी की, या किसी भी पढ़े लिखे, वो ब्यूरोक्रेट्स को उनको चलाना आता है, उनको पता है कि कैसे करना है, फाइल्स आती है, फाइल को कैसे हैंडल करना है। ब्यूरोक्रेट्स आपके सिर पे चढ़ के कोई काम ना करा ले, आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए। आप किसी भी डेमोक्रेसी को ले लो, आप यूनाइटेड स्टेट्स को भी ले लो, वहां पर भी ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। हर डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी एट सम पॉइंट हावी होने लगती है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी पुरानी होती जाती है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कॉम्प्लिकेट करने लगते हैं, और वैसे वैसे मजबूत लीडर की जरूरत पड़ती है। जब मैं कह रहा हूं मजबूत लीडर, मतलब छाती ठोक के भाषण देने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मजबूत जिसमें क्लैरिटी हो, जिसका विजन हो, जो चीजों को रियलाइज करवा सके। विमेन रिजर्वेशन बिल है, इंप्लीमेंट भी करके देखे कि एक्चुअल में विमेन एम्पावर हो रहे हैं कि नहीं, जिसमें वो क्षमता हो, और किसी इंटरनल, एक्सटर्नल, इंस्टीट्यूशनल किसी और प्रेशर में ना आके जनता का जो विल है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि आप संगठन के प्रभारी हैं, पूरे देश की आम आदमी पार्टी का संगठन एक तरह से आपको रिपोर्ट करता है। आप क्या मूल मंत्र है संगठन चलाने का, किस तरीके से, और यदि कोई संगठन से जुड़ना चाहता है उसकी क्या काबिलियत है, वो आप कैसे पहचानते हैं? एक तो आपकी अप्रोच क्या है संगठन में अच्छे लोग लाने की, उनको पार्टी से जोड़ने की, और आप जो लीडर्स हैं, अभी कच्चे हैं या अभी प्रोसेस में हैं पकने की, उनको क्या मंत्र देना चाहते हैं कि कैसे कैसे इस प्रोसेस को तैयार दो करना तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस पे। संगठन जो हम अभी काम कर रहे हैं और जो किसी को भी करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। मेरिट के बियॉन्ड और अबव कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी में जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी लीडर हमारी पार्टी में मेरे किसी भी सिलेक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। पहली बात, मेरिट को प्रायोरिटी देना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अगर कोई भी, और दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस अप्लाइज टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। जब तक आप मेरिट बेस्ड हैं, आपका ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है। पर मेरिट की आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी मैं दूसरे आता की हूं। अलग हो सकती है। मैं आता हूँ, मेरिट इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज मेरिट, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द मेरिट। जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप फिर देखते हो विनेबिलिटी बिकम्स द क्राइटेरिया। जब विनेबिलिटी बिकम्स द क्राइटेरिया, उसके साथ फिर अपने अपने पार्टी के, अब जैसे भाजपा में है, भाजपा में बड़ा गुंडा कौन है?
वो उनका मेरिट बन जाता है। बड़ा गुंडा कौन है, किसके पास पैसा है, कितने पावरफुल है, कितने बार जेल गया है, ये उनका पावरफुल टूल होता है। हमारे में क्या होता है, समाज से कौन जुड़ा है, समाज की सेवा कौन करता है, किसका नाम है समाज में, कौन मेहनती है, कौन ईमानदार है, तो अपने मेरिट सारे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में विनेबिलिटी बिकम्स अ क्रिटिकल पार्ट। व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपकी कैपेबिलिटी, पार्टी के प्रति आपकी लॉयल्टी, देश के प्रति आपकी लॉयल्टी, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना समय दे पाते हैं, आप पर कोई बड़े चार्जेस ना हो, कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, आप अच्छे व्यक्ति हो। पर पार्टी में जब जुड़ने की बात आती है तो वो तो सभी लोगों के लिए, कोई भी जुड़ सकता है पार्टी में, उस पर किसी की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर जब पद देने की बात आती है तब फिर ये सारे मेरिट को ध्यान देना पड़ता है कि काबिलियत कौन है, सक्षम कौन है, लीडरशिप क्वालिटी किस पे है। और आपने ये पूछा कि जो यंग और यूथ लोग जो आना चाह रहे हैं उनके लिए, मैं बताऊं, जब मैं काम करना शुरू किया यहाँ पर तो आई वॉज नोबडी। मैं पीछे में रह के सर्वे करता था, पीछे पीछे जाके लोगों से बात करके। सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको ये लगता होगा कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ पर मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे केजरीवाल नहीं देख रहा है, मुझे वो नहीं देख रहे हैं, मुझे कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई ना कोई आपको ज़रूर देख रहा है। आप बस अपने कर्म पे फोकस करो, आप एक्सेल करो, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो, खूब मेहनत करो और पेशेंस रखो। पॉलिटिक्स में पेशेंस इज़ वेरी क्रिटिकल। बहुत सारे लोग सक्सेस के इतने क्लोज होते हैं और हड़बड़ी में वो ऐसे पॉइंट पे ड्रॉप करते हैं कि अगर वो ड्रॉप नहीं किए होते तो अगले सेकंड में दे कुड हैव बीन चोजन फॉर समथिंग। राइट। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। आपने युवाओं को राजनीति में लाने की बात की, ऐसा क्यों हुआ कुछ सालों से? हालांकि कोविड के दरमियान तो CYSS, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस ही नहीं हुए, क्यों CYSS उतनी भागीदारी नहीं लेती? मुझे नहीं पता, दिल्ली का मैंने देखा है, बाकियों का, राज्यों का, कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शंस में हम भागीदारी क्यों थोड़ा बैकफुट पे हैं हम? आप सही सवाल है। आम आदमी पार्टी की पूरी अगर आप जर्नी देखेंगे तो 8-10 साल में हमने जो ग्रोथ किया है वो अनपैरेलल्ड है। हम जो इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन आफ्टर, इसमें ऑक्यूपाइड रहे। अभी तक हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं है। उसका कारण छोटी पार्टी थी। पार्टी छोटी होने की वजह से जो इमीडिएट इश्यूज थे उसी पे लगे रहे। बट मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। अभी वी हैव ड्रॉन अ पॉलिसी जिसमें CYSS को और यूथ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, एंड वेरी सून यू विल सी कि हम इसको लार्ज स्केल पे पूरे कंट्री में ओपन अप करेंगे। बीजेपी का एग्जाम्पल दिया आपने और उसमें कहा कि भाई उनके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट हैं जो पैसा खर्च कर सकते हों, जिनके पास मसल पावर हो, मनी पावर हो, और हम लोग अभी भी हेल्थ और एजुकेशन पे स्टिक करते हैं। बहुत लोग पहुंचते हैं कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी क्या सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य को ठीक करना है? और क्या आप ये महसूस कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि देश नेशनलिज्म वर्सेस पेट्रियाटिज्म के अगेंस्ट फाइट हो? और हर दुनिया में आप देखें बहुत से देश हैं जो नेशनलिज्म की बात करते हैं। पुतिन यदि कहीं इनसिक्योर होने लगते हैं तो वो नेशनलिज्म की बात करने लगते हैं। वो म्यूज़िक से लेके फिल्म इंडस्ट्री, हर चीज़ में नेशनलिज्म घुसाने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि इस वजह से वो यूक्रेन वॉर को भी जस्टिफाई इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नेशनली हमारे नेशनलिस्ट इंटरेस्ट में था। और आप जो बात कर रहे हैं, यदि मैं सही पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो पेट्रियोटिज्म की बात है कि आप चाहते हैं, आपके लिए देशभक्ति वो है कि देश को कैसे बेहतर बनाना। आपको लगता है कि ये पेट्रियोटिज्म वाला फॉर्मूला जनता तक, गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि संगठन चलाना एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। संगठन में मैसेज पहुंचाना, और आज भी देश हम जानते हैं कि जाति पे वोट डालता है। कम हुआ होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन मोटे तौर पे हकीकत है देश की। सिमिलरली चुनाव में जितना पैसा लगता है वो आम आदमी के लिए खर्च करना आसान नहीं है। फिर जब हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे पे वोट डलवाए और डाले और समझे और उसी लेवल पे, उसी तरीके से संगठन तैयार हो, क्या इसमें प्रैक्टिकली आपको ज़मीन पे प्रैग्मेटिकली इसको लाने में मशक्क़त नहीं महसूस होती? नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। आपने 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे। हर एक व्यक्ति को जो इस देश में है उसे राष्ट्रभक्त होना तो
चाहिए। और मुझे लगता है इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति देशभक्त और राष्ट्रभक्त है, और हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अपने देश के प्रति प्यार करना, अपने देश के प्रति सम्मान रखना और अपने देश को अग्रसर बनाने के लिए जीवन को न्योछावर कर देना, यही राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है। दिक्कत कहाँ पे आती है? कुछ पॉलिटिकल पार्टी जब अपने जो उनकी जिम्मेदारी है, जो कि गवर्न करने की है, जब ये अपने गवर्न करने की जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाते हैं, तब ये इमोटिव इश्यूज पकड़ते हैं, इमोशनल इश्यूज पकड़ते हैं, और फिर जनता को गुमराह, मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि स्कूल अस्पताल छोड़ो, पहले इसकी बात करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, स्कूल अस्पताल छोड़ो पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों पहुंच जाते हो? तो हमें क्या लेना देना है? वो जो मर्जी करे, पाकिस्तान अब खुद ही बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो जाएगी। आप अपने एजेंडे पे फिक्स रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारा देश नेशनलिस्ट है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। ये इस एजेंडे को पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। जब सारे कहते थे कि राजनीति खराब है, राजनीति गंदी है और इसको सुधारा नहीं जा सकता, ये इसी की तो बात करते थे, इसी पॉइंट की बात करते थे कि भाई जब ये गलत नैरेटिव लेकर आएंगे तो क्या उस नैरेटिव को सेट किया जा, सीधा किया जा सकता है? अरविंद केजरीवाल ने सीधा किया। देशभक्ति होने के साथ साथ देशभक्ति का सही डेफिनेशन देना। देशभक्ति क्या है? मेरे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर जीव जंतु, पक्षी, चिड़िया, चींटी, हर कोई, हर जीवित, सब सुखी हो, यही तो देशभक्ति है। प्रश्न ये उठता है, कैसे सुखी बनाओगे? स्कूल नहीं बनाओगे तो वो सुखी नहीं बन सकता है। अस्पताल पे काम नहीं करोगे तो सुखी नहीं बन सकता है। रोजगार नहीं दोगे तो सुखी नहीं बन सकता है। विमेन को एम्पावर विमेन एम्पावरमेंट स्लोगन से थोड़ी होता है। विमेन को फिनेंशियली इंडिपेंडेंस दिलाकर आप एम्पावर कर सकते हो। तो अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को सुखी बनाने के लिए ही आपको गुड गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है। तो सही मायने में हम देशभक्त हैं। ये चुनावी देशभक्त हैं, फर्जी देशभक्त हैं। देशभक्ति का इनका मकसद सिर्फ वोट गार्नर करना है, काम करना नहीं है। हमारे लिए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हमारे जीवन की शैली है, हमारे अंदर बसा हुआ है वो। और उसी देशभक्ति के कारण ही तो हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मनीष जी को जेल में डाले हुए हैं। ये देशभक्ति का एक प्रमाण है वो। सत्येंद्र जैन जी को अस्पताल बनाते थे, जेल पे डाले हुए हैं। डालो, हम सबको डाल दो। तो असली देशभक्त हम हैं, जो देश के एक एक व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे फर्जी देशभक्त हैं। पर क्या आपको लगता है ये वोट में कन्वर्जन हो पाएगा? होगा। आज के भारत दिल्ली ने ये करके दिखाया। जब दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, सारे कहते थे जी इनका कुछ नहीं हो सकता है। दिल्ली ने किया। अब जब बाहर दूसरे स्टेट में कहते थे कि बोले दिल्ली में हो सकता है, भाई हमारे स्टेट में नहीं हो सकता है। पंजाब ने भी कर दिया। अब लोग ये नहीं बोलते कि दिल्ली में हो सकता है, अब ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी, दरवाजा बंद कर लो। बीजेपी, कांग्रेस वाले, सारे पॉलिटिकल। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी, भाजपा को भी, सारे दूसरे राजनीतिक दलों को रास्ता दिखाया है कि ये हो सकता है और यही एकमात्र रास्ता है। तो जनता तो वोट दे रही है। स्कूल अस्पताल पे हमने वोट मांगे पंजाब में, पंजाब की जनता ने दिए। गुजरात में, गुजरात की राजनीति आपको पता है कि किस तरीके से चंगुल में भारतीय जनता पार्टी ने बांधा हुआ है। वहां की जनता ने हिम्मत करके 40-41 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। 5 सीटें दी है, मामूली बात नहीं है। स्कूल और अस्पताल पे ही तो दिए ना। गोवा में हमारी 2 सीटें हैं। इतने सारे कॉरपोरेटर्स हैं देश में। आने वाले समय में मैं जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, छत्तीसगढ़ जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, हर तरफ देखता हूँ, जनता केजरीवाल की तरफ देख रही है कि भाई जल्दी आओ, हमारे यहाँ स्कूल और अस्पताल बनवाओ। तैयार है जनता। तो अब इंडिया अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ेगी आम आदमी पार्टी? अभी हाँ, पार्टी ने ये तय किया है। आज की
राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सभी संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है और खत्म कर रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और खतरनाक है। किसी भी देश के ग्रोथ या विकसित होने में उसकी संस्थाओं का महत्व होता है। आप चुनाव कराने की संस्था हो गई, आप पूरे हमारे कोर्ट सिस्टम ले लो, लीगल सिस्टम ले लो, पुलिस सिस्टम ले लो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो गई उसको ले लो, बैंकिंग सेगमेंट को ले लो, मिनिस्ट्रीज ले लो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ले लो, ये संस्थाएं हैं। सारी संस्थाएं अगर मैच्योर होगी, अनबायास्ड होंगी और मेरिट बेसिस पे परफॉर्म करेगी, तभी देश आगे जाएगा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, अगर कोई मुझसे पूछे कि मोदी जी की कुछ 2-3 चीज़ें गिनाओ क्या काम किया है, तो एक तो आप जुमले और भाषण गिना सकते हो, दूसरा इंस्टीट्यूशंस जिसको इन्होंने एक एक करके ख़त्म किया है वो गिना सकते हो। इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज समय की मांग है कि अगर देश की संस्थाओं को बचाना है, देश में प्रजातंत्र बचाना है, तो इकट्ठे होकर इनको हटाना पड़ेगा। और हमारे कई मतभेद हो सकते हैं कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से, आज भी है मतभेद। हम एक दूसरे अलग पॉलिटिकल पार्टी है, 100% हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होगी और मैच करनी भी नहीं है, हम अलग हैं। लेकिन एक मुद्दे पर मैच होती है कि देश को बचाने के लिए आज एक साथ आना है, तो अपने छोटे छोटे राजनीतिक फायदे को दूर रखकर उसको परित्याग करके देश के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इंडिया अलायंस इसी का नाम है। तो अभी इस बार ये अलायंस किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। आप इंटरनल सर्वेस करते हैं और मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि 2017 में आपने पंजाब का एक ऐसा एनालिसिस किया जो कोई भी नहीं मानने को तैयार था उस समय, और उसकी वजह से आपको इतनी अहम जिम्मेदारियां मिलती चली गई। अभी आपका सर्वे क्या कहता है, यदि आज चुनाव हो जाएं तो इंडिया अलायंस को कितनी सीट्स मिल रही हैं? सर्वे बिल्कुल रियल होते। सर्वे दो तरीके के होते हैं, एक तो ओरिजिनल सर्वे और एक फर्जी सर्वे। कई सारे टीवी चैनल में हवा बनाने के लिए सर्वे चला देते हैं और अब उसकी क्रेडिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि चुनाव जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। पर सर्वे अगर आप साइंटिफिक तरीके से, ऑनेस्टी से आप करोगे, सर्वे होता क्या है? सर्वे आप जनता के पास जाते हो, पूछते हो कि भाई आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्या चाहिए, तो जनता जो बताती है वही आपको कंबाइन। तो अगर आप ऑनेस्टली करोगे तो सर्वे सही होती है। अभी हमने कोई ऐसा स्पेसिफिक सर्वे नहीं किया है, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जनता बदलाव चाह रही है। और मोदी जी के भाषण को सुन के एक बार दो बार जनता ने उन्हें मौका दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया, वो डिलीवर नहीं कर पाए। एक आम इंसान, गरीब इंसान को उसके बिजली का बिल, उसका पानी, उसका हेल्थ, उसके गैस, उसका गैस चूल्हा, उसके अस्पताल का खर्चा, उसके बच्चे का खर्चा, ये इम्पोर्टेंट। तो मोदी जी ने बहुत लेट डाउन किया है उनको। बदलाव का समय है। और साइंटिफिकली भी अगर आप बात करें तो जितने में भारतीय जनता पार्टी 30-35% पे जो ऑपरेट करती है, पूरे नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, बहुत स्कोप है जिस पे इनको आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि सारे ऑपोजिशन पार्टी अपने छोटे छोटे इश्यूज को छोड़ के बड़ी पिक्चर को देख के स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर चुनाव लड़ेंगे तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। इतनी कम उम्र में इतना ट्रैवल, इतना बड़ा संगठन संभालना, फैमिली के लिए समय वगैरह कैसे मैनेज होता है? मुझे ये भी पता चला था कि मई में शायद आपकी बिटिया अवतरित हुई थी, तो उस समय भी आप शायद बाय चांस दिल्ली में आ गए थे, अदरवाइज आप गुजरात दौरे पे, ऐसा कुछ था? फैमिली के लिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी फैमिली चल रही है। सारा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को देता हूँ। वो कमाती भी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक लॉ फर्म में काम करती है, वो कमाती भी है, घर भी चलाती है, हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है, उसका भी देखभाल करती है। मतलब मेरा भी देखभाल वही कर रही है और उसके सपोर्ट के कारण ही मैं ये सब कर पाता हूँ। अगर घर वाले सपोर्ट ना करें, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मैं कहता था कि मैं राजनीति में जाऊंगा तो मेरे सारे रिश्तेदार कहते थे कि ये पागल हो गया,
इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है, कौन छोड़ता है सरकारी नौकरी। आपने छोड़ दी वो नौकरी बिल्कुल? हाँ मैंने छोड़ दी। मतलब कोई लीव वगैरह नहीं है? नहीं permanent नहीं, छोड़ मैंने दी? रिजाइन करी, अरे वाह, मैंने रिजाइन किया। ये तो बहुत बड़ा उसको- काम है। हाँ देनी मैंने चाहिए। मैंने रिजाइन किया, और क्योंकि मैंने वो ज़्यादा वो पीरियड होता है ना, नोटिस पीरियड, हाँ। नोटिस पीरियड मैंने पूरा सर्व नहीं किया, इसलिए मैंने बहुत सारे पैसे भी दिए। ओह। मैंने आईआईटी से रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पैसे अगर आप माफ़ कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली राजनीति में मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, बट दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव। तो परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ, बट मेरी वाइफ समझती है इसीलिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मेरी बेटी होने वाली थी तो पूरी प्रेगनेंसी के समय मेरी वाइफ अकेली थी। मैं मोस्टली या तो पहले पंजाब में था और उसके बाद फिर गुजरात में आ गया था। तो भगवान तो है, जिस दिन होना था उसी दिन मैं लैंड किया था। बाय चांस था ये? बाई चांस, नो इट वाज नॉट प्लान, बाई चांस था, लैंड किया और वो ऐसे ही ट्राई की, फ़ोन लग गया, फिर सीधे हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, और फिर कितने दिन रहे आप? फिर मैं थोड़े दिन ही रहा, आप याद मत दिलाओ फिर थोड़े दिन ही रहा, फिर मेरे को वापस जाना अच्छा। पड़ा। बहुत अच्छा तो लगा आपसे परिवार बात का साथ करके। बहुत ज़रूरी है। हाँ। परिवार अगर साथ दे तभी आप कुछ कर सकते हो, और अगर आप ईमानदारी से करो ना तो परिवार साथ देती है। किस्मत भी चाहिए ऐसा परिवार मिलना, ऐसी वाइफ मिलना खास तौर पर। हाँ तो बहुत सारा क्रेडिट तो आपके काम का आपकी वाइफ को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पता नहीं चला कैसे समय बीत गया। एक आपसे दरख्वास्त ये, क्योंकि संगठन आपकी सुनता है और आप हमारा काम जानते हो, और फाइनली हम 7-8 महीने की जद्दोजहद के बाद बैठे हैं। एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर दीजिए कैमरे पे देखकर, ये कैमरा आपका है, कि कैंडिड विद शालीन हमारे चैनल का नया नामकरण हमने किया है। क्या नामकरण किया है? कैंडिड विद शालीन। अच्छा, स्पष्ट और सरल, कैंडिड का मतलब हुआ, और मेरे साथ है, तो कि लोग इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारी और आप जैसे महान लोगों से मुखातिब कराता रहूँ मैं जनता को। आप सबसे मेरा निवेदन है और रिक्वेस्ट भी है कि शालीन जी के इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके सारे वीडियोस देखा करिए। ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सरल तरीके से करते हैं, और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जर्नलिज्म का एक नया जो स्ट्रीम निकला है, ऑनेस्टी का फाउंडेशन लेकर, वो ऐसे लोग ही लेकर आगे जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और Thank you. मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, हालांकि मैं MBA पढ़ा हुआ साइकोलॉजी में PhD करने वाला छात्र हूँ, और सब आपके भाइयों के सहयोग से थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। देखो, स्पेसिफाइड जर्नलिस्ट ना हो, हाँ, लेकिन सच्चाई को सामने लाना, ये एक जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट है। क्योंकि जर्नलिस्ट ने शायद वो काम करना हाँ, छोड़ दिया या थोड़ा कम कर दिया। जर्नलिस्ट में भी अब बहुत सारे डोमेन हो गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। कॉम्प्लिकेटेड। इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच संदीप भाई, बहुत Thank बढ़िया लगा आपसे मिलके। थैंक यू, आपको पंजाब के लिए निकलना है, बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।